जब अपने ही लोग मुझे छोड़कर गए और मेरी गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने मुझे जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर दिया, तब मेरी मुलाकात अचानक एक चोरों के गैंग से हो गई। मेरी दुबली पतली हालत देखकर उन्होंने मुझे एक छोटी सी सुराख से घुसकर दरवाजा खोलने को कहा। उन्होंने मजाक में यह भी बोला कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए बहुत सारे कागजी पैसे जलाएंगे ताकि नीचे जाकर मैं गरीब भूत ना बनूं। वैसे भी मैं मरने के लिए ही निकला था, इसलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता और मैंने उनकी मदद कर दी। काम खत्म होने के बाद गैंग का लीडर हंसकर बोला, छोटे भाई, मरने से पहले एक बार असली मर्द बनने का मजा ले ले। मेरे यहां बोलने का इंतजार भी नहीं किया गया और वो लोग मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। हम एक नाइट क्लब पहुंचे और जो लड़की मेरे सामने लाई गई वो मेरी स्कूल की पुरानी क्रश थी, स्कूल ब्यूटी लहरान। उसे सामने देखकर मैं एकदम जम सा गया। वो लड़की जिसे मैं कभी सपनों में हजारों बार देखता था, आज मेरे सामने खड़ी थी। गैंग की मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा और लूरान को हुक्म दिया कि मुझे उबर ले जाए, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। अचानक मैडम ने उसके चेहरे पर जोर का थप्पड़ मारा और चिल्लाई, साली अभी भी शरीफ बनने का ड्रामा कर रही है। अब यह तेरा आदमी है, इसकी अच्छी तरह खिदमत करना, वरना जिंदगी भर यहां से बाहर नहीं निकलेगी। वो थप्पड़ सिर्फ लहरान को नहीं, मुझे भी अंदर तक हिला गया। मेरे लिए वो किसी देवी जैसी थी, लेकिन पैसों और ताकत के सामने उसकी इज्जत इतनी बुरी तरह से कुचली जा रही थी। थोड़ी देर के बाद लहरान ने अपनी इज्जत दबा ली और मजबूरी में मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉलवे की तरफ ले गई। मैं उसके पीछे चल रहा था। वह लंबा अंधेरा कॉरिडोर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मौत का पुल हो, जैसे उसे पार करते ही मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली हो। उसके हाथ की गर्मी मेरे दिल को जला रही थी। सालों से जो मेरी ख्वाहिशें और जज्बात सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से दबा दिए गए थे, वह धीरे धीरे फूटने लगे। जिंदगी में पहली बार मैंने हिम्मत करके लरान के चेहरे को इतनी नजदीक से देखा। उसकी आंखों में सिर्फ मायूसी और टूट चुकी रूह नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी वो मजबूरी देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। 18 साल तक मैं सिर्फ लोगों के जुल्म बर्दाश्त करता रहा था, कभी ऊपर खड़े होने का एहसास नहीं मिला। लेकिन उस वक्त पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी पर हावी हूं, और वह एहसास अजीब तरह से नशा देने वाला था। तभी एक आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो 9 साल तक मेरे लिए नाइट में बनी रही। अरे ये कुत्ता यहां क्या कर रहा है? मैं तुरंत काम गया। रूम से बाहर आने वाला आदमी मोटा था, पीले बाल, महंगा जैकेट, और उसका नाम था यू शयू। लेकिन हम इसे शयू ही बुलाएंगे। वही अमीर लड़का जिसने स्कूल के दिनों में मुझे सालों तक जलील किया था, वही शख्स जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। मैं समझता था ग्रेजुएशन के बाद उस शैतान से मेरी जान छूट गई है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी के सबसे खास दिन पर वो दोबारा मेरे सामने आकर खड़ा होगा। डर और बेइज्जती का प्रेशर इतना था जैसे खून तक दब गया हो। जो सिर मैंने अभी अभी उठाया था उसे मैंने तुरंत नीचे झुका लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो भी शॉक हो गया कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। और जब उसने देखा कि मैं लियोरॉन का हाथ पकड़े हुआ हूं, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। स्कूल के टाइम से वह लड़का उस लड़की को पसंद करता था। उसने उसे लव लेटर भी दिया था। रात के सेल्फ स्टडी के बाद वह कुछ गुंडों को लेकर उसके पीछे घर तक गया था, लेकिन लड़की के बाप ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। इतनी कोशिश के बाद भी वह उसे कभी हासिल नहीं कर पाया। इसीलिए जब उसने मुझे उसका हाथ पकड़े देखा, उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। अचानक उसने मेरा हाथ झटके से हटा दिया, और बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 9 सालों से मेरे साथ करता आया था। एक लात मारकर मुझे जमीन पर गिरा दिया, फिर उंगली दिखाते हुए बोला, तू अपनी औकात देख, यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे देखकर मेरी वैल्यू गिरती है। इतना बोलकर उसने मुझे एक और थप्पड़ मारा और मैं दर्द से जमीन पर गिर गया। मैं ठंडी फ्लोर पर सिकुड़ कर पड़ा था, बिल्कुल उन 9 सालों की तरह जब मैं कभी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरी डरपोक हालत देखकर वह हंसने लगा। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, पैसे की इतनी कमी है तो मुझे बोल देती, मैं तुझे पाल लेता। लड़की का चेहरा शर्म और बेइज्जती से भर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं जानता था कि मेरे सामने होने से ज्यादा उसे उस लड़के के सामने बेइज्जती महसूस हो रही थी, क्योंकि जिस आदमी को उसने कभी ठुकरा दिया था, आज वही उसे इस हाल में देख रहा था। लेकिन ली, यूरान समझदार थी। उसने मैडम की तरफ देखा और मैडम तुरंत बोली, सर, ऐसा मत करिए, हम यहां बिजनेसेस करते हैं। इन्होंने पैसे दिए हैं, मेरी इज्जत का तो ख्याल रखिए। पर यह सुनकर वह और ज्यादा घमंड में आ गया।
उसने मेरे सामने ही उस लड़की को जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। फिर मेरे सिर पर पैर रखकर बोला, बचपन से तू मेरा बचा हुआ खाता आया है, आज तुझे मौका देता हूं अपनी ही औरत का बचा हुआ खाने का। इतना कहकर वह जबरदस्ती उस लड़की को रूम की तरफ खींचने लगा। मेरे अंदर गुस्सा और बेइज्जती उबल रही थी। मैंने दांत बिचकर मुट्ठी कस ली। वो लड़की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। मैं कैसे उसे इस तरह छीनने देता। तभी उस लड़की ने मेरी तरफ मदद भरी नजर से देखा और बोली, मैं तुम्हारी औरत हूं, आपने पैसे दिए हैं, कुछ बोलिए कि आप मर्द नहीं हो। उसकी बात को सुनकर वो भी पागल हो गया। उसने जोर से मेरी मर्दंगी पर पैर रख दिया और चिल्लाकर बोला, बोल, हिम्मत है तो कुछ बोल। उसकी बेइज्जती और उस लड़की की पुकार ने मेरे अंदर दबा हुआ पागलपन फाड़ दिया। अचानक मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत भोड़ गई। मैं एक पागल कुत्ते की तरह सीधा उसकी टांग पर झपटा और पूरी ताकत से उसे काट लिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसका विरोध करूंगा, और वह भी इस तरीके से। इसीलिए जब वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मैंने उसकी टांग में पूरी तरह ताकत से दांत गाड़ दिए। अगले ही सेकंड वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा, साले मुझे काट रहा है, छोड़ मुझे, जल्दी छोड़। लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं एक पागल कुत्ते की तरह हो गया था। सालों से दबा हुआ गुस्सा और बेइज्जती जैसे जैसे एक ही पल में फट पड़ी हो। मेरे अंदर एक खतरनाक ताकत उभर आई थी। मैं उसकी टांग को जोर से पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और पागलपन में उसे काटने लगा। वो दर्द से मेरा सिर पकड़कर जोर जोर से मारने लगा। पागल हो गया है क्या? छोड़ मुझे। मेरे सिर पर जोर जोर से चोट लग रही थी। दर्द हड्डियों तक जा रहा था, लेकिन उस दर्द ने मेरे बदले की आग को और भी भड़का दिया। मैं सीधा उसके गले पर टूट पड़ा और उसका गला दबा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले मेरे बाल पकड़कर मेरा गला दबाता था, जैसे किसी कमजोर मुर्गे को मार रहा हो। मैं बदला लेना चाहता था, सालों का हर जुल्म उससे 100 गुना ज्यादा लौटाना चाहता था। उस वक्त मैं सच में पागल हो चुका था, लेकिन यह पागलपन अजीब सुकून दे रहा था। बदले का मजा इतना ज्यादा था कि मुझे लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ मैं ही बचा हूं। तभी अचानक उसने एक जोर की लात मारी और मैं दूर जाकर गिरा। मैं अभी भी कमजोर था, जबकि वह मोटा और ताकतवर था। होश में आते ही वह बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह मेरी तरफ दौड़ा और बड़ा सा मुक्का सीधा मेरे चेहरे की तरफ मारा। उसके मुक्के का दर्द मैं सालों से झेलता आ रहा था। मैं दोबारा वो दर्द महसूस नहीं करना चाहता था। मैं तुरंत झुक गया और सीधा उसके नीचे जोर का मुक्का मारा। मुक्का लगते ही वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। दोनों हाथ से अपना नीचे वाला हिस्सा पकड़कर तड़पने लगा। उसका सारा मर्दाना घमंड एक सेकंड में निकल गया। मैंने एक और लात मारी और उसे गिराकर सीधा उसके पीले बालों को पकड़ लिया। फिर एक के बाद एक भारी मुक्के उसके चेहरे पर बरसा दिए। 2 मुक्के, 3 मुक्के। मैं उसकी नाक पर इतनी जोर से मारा कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई और खून फाउंटेन की तरह निकलने लगा। मुझे समझ आ गया था कि मैंने उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी है, लेकिन मेरे लिए यह भी काफी नहीं था। सालों की बुलियंग और बेइज्जती का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। मैंने अपना मुक्का उसकी कनपट्टी की तरफ उठाया। मुझे स्कूल की एक बात याद आई, जब टीचर ने बताया था कि एक बार स्कूल के बाहर लड़ाई में किसी की कनपट्टी पर गलती से मुक्का लग गया था और वह वहीं मर गया था। वो बात उस वक्त मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं पूरी तरह होश खो चुका था। मैंने उसकी कनपट्टी पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। उस पल मैंने उसकी आंखों में पहली बार असली डर देखा। उसके चेहरे से वह पुराना घमंड गायब हो चुका था। अब तो वह मुझसे भी ज्यादा बेचारा लग रहा था। उसे डरता देख मेरे अंदर बदले की खुशी अपना हद पार कर गई। लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ हवा में ही पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा हाथ बिल्कुल रुक गया। मैं पागल कुत्ते की तरह पलटकर उस आदमी को काट खाने को तैयार था, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं शौक में रह गया। वो वही आदमी पान बाधा। मैं गुस्से में चिल्लाया, छोड़ो मुझे। उस वक्त मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन है, चाहे वही मुझे यहां लाया हो। अब वो मुझे रोक नहीं सकता था। सालों से मैं इस जानवर के जुल्म सह रहा था, लेकिन पान बा ने मेरा हाथ पकड़कर सीधा मुझे हवा में उठा लिया। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि मैं बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। तभी उसके आदमी जल्दी जल्दी ऊपर जमा भीड़ को हटाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, तमाशा मत देखो, सब यहां से निकल जाओ। जब मेरा होश थोड़ा वापस आया, मैंने देखा पूरा कॉरिडोर लोगों से भरा हुआ था। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल जानवर हूं। उनमें से ज्यादातर तो उस गुंडे के आदमी थे। अगर पान भा वक्त पर नहीं आता तो शायद मुझे वही चाकू मार मार के खत्म कर देते।
मैंने उस गुंडे को जमीन पर पड़ा देखा। वो सांस लेने के लिए भी तड़प रहा था। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ डर बचा था। उस वक्त मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। मैं हमेशा से कमजोर और पिटने वाला इंसान था, लेकिन आज मेरे अंदर इतनी खतरनाक ताकत कहां से आ गई? तब मुझे पहली बार समझ आया, मैं बेकार नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उस लड़की को जमीन से उठाया और उस गुंडे की तरफ घूरते हुए कांपते लेकिन मजबूत आवाज में बोला, ये मेरी औरत है। अगर मेरी चीज छीनने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। मेरी बात थोड़ी अटकती हुई थी, देखने में भी अजीब लग रहा था, लेकिन इस बार कोई नहीं हंसा। वहां खड़े लोगों के चेहरों पर सिर्फ डर था। उस गुंडे के दोस्त तक डरे हुए लग रहे थे। वह चुपचाप उसे उठाकर पीछे ले गए। सपोर्ट मिलते ही उस गुंडे को फिर थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने खून थूकते हुए जोर से चिल्लाया, ओए वैंग डीफा बाहर आ, तेरे ही क्लब में मुझे मारा गया। उसके चीख के साथ ही भीड़ दो हिस्सों में हट गई और बीच में रास्ता बन गया। थोड़ी देर बाद एक 50 साल के आसपास का आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ नजर आया। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और चेहरा इतना खतरनाक कि देखते ही डर लगे। उसके पीछे 7-8 बड़े गुंडे चल रहे थे। उन सबके आते ही हवा और भी हैवी हो गई। माहौल जो पहले ही टेंस था अब और खतरनाक लगने लगा। मैडम तुरंत भागकर उसके पास गई और डरते हुए चेहरे के साथ बोली, भाई वैंग, आज पता नहीं कहां से एक पागल आ गया। मैंने बहुत समझाया लेकिन मान ही नहीं रहा था। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उस आदमी ने सीधा उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा। मैडम डर के मारे झुक गई और कांपने लगी। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे के गुंडों ने भी छुरियां निकाल दी। उनका प्रेशर ऐसा था जैसे कोई अंधेरा तूफान मुझे निगलने आ रहा हो। मैंने उस आदमी की आंखों में देखा और मुझे लगा वो मेरा बाप से भी ज्यादा डरावना है। स्कूल के टाइम से ही उसका नाम सुनता था। वो असली अंडरवर्ल्ड का बंदा है। हमारे एरिया के सारे गुंडे उसे भगवान की तरह मानते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे पहली बार ऐसे बुरे वक्त में मिलूंगा और वो अफवाहों से भी ज्यादा खतरनाक निकला। उधर वो गुंडा उस आदमी को देखकर फिर अकड़ गया। खून थूकते हुए चिल्लाया, मेरा चेहरा देखो। अगर मेरे बाप को पता चल गया कि मुझे तुम्हारे एरिया में मारा गया है तो क्या सोचेगा वो? क्या तुम उसके दोस्त हो कि भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? उसकी बात सुनकर वैंग डीफा का चेहरा और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने उस गुंडे को इग्नोर किया और सीधा मुझे घूरते हुए बोला, अबे छोकरे, तुझे पता भी है मेरी जगह पर हंगामा करके कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी तूने? उसकी आवाज और प्रेशर से मेरी सांस तक रुकने लगी। मुझे समझ आ गया था कि चाहे मैं कितना भी पागल या गुस्से में क्यों ना हो, इस वक्त मैं एक असली माफिया बॉस का सामना नहीं कर सकता। मेरे दिल में दर्द और नफरत दोनों भर गए। ये दुनिया मेरे साथ सच में बहुत नाइंसाफी करती है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, चाहे मैं कितनी भी हिम्मत जुटा लूं, मुझे सताने वाले लोग हमेशा किसी न किसी ताकतवर आदमी का सहारा ले आते हैं जो मुझे दोबारा मिट्टी में मिला देते हैं। जो सर मैंने मुश्किल से उठाया था वो फिर से जमीन में दबा दिया गया। उस बेइज्जती के बीच मैंने चुपके से उस लड़की की तरफ देखा। वह मुझसे भी ज्यादा डरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जो आंखें पहले इतनी ज्यादा जिंदा और चमकदार थी अब बिल्कुल बेजान लग रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह इतनी डरी हुई थी कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जैसे थोड़ी सी हरकत भी उसके लिए मुसीबत बन सकती हो। उसका डर देखकर मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। हम जैसे गरीब लोग वाकई में बहुत बेचारे होते हैं। मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। मुझे समझ आ गया था, जिस औरत को मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं उसे मैं कभी पा नहीं सकूंगा। तभी अचानक पान भा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, साले मैंने पैसे दिए हैं, ये सब क्या बकवास चल रहा है? उस वक्त उसकी एंट्री किसी पहाड़ की तरह थी जो मेरे सामने दीवार बन के खड़ा हो गया हो। उसकी पीठ देखकर ही लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी मेरे लिए खड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक चोर टाइप आदमी में इतनी हिम्मत होगी और वह मेरे लिए इंसाफ मांगेगा। उधर वह गुंडा गुस्से में चिल्लाया, तू कौन होता है बे? तभी उसके आदमी ने बिना कुछ बोले सीधा उसकी पीठ में इतना जोर का मुक्का मारा कि वह वहीं घुटनों पर गिर गया। दर्द से उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी, सिर्फ खड़ा रहा था। फिर उस आदमी ने अकड़कर बोला, साले ध्यान से सुन, हमारे बॉस का नाम बहानबा है। लोग उन्हें टेमगिया कहते हैं। अभी तक नहीं जानता तो अब याद रख, दोबारा हमारे बॉस के सामने बेइज्जती की ना तो जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर वैंग डीफा का चेहरा और काला पड़ गया। वो सीधा पान भा के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों इतने पास थे
जैसे कभी लड़ाई शुरू हो सकती हो। मैं पान भा के पीछे खड़ा था और मुझे वैंग डिफा की गुस्से भरी सांसें तक महसूस हो रही थी। वह दबा हुआ गुस्सा लेकर बोला, पान भा, तेरा मतलब क्या है? मैं और उसके बाप भाई जैसा रिश्ता रखते हैं। तू मेरे एरिया में उसके बेटे को मार रहा है। मैं उसके बाप को क्या जवाब दूंगा? लेकिन पान भा बिल्कुल नहीं डरा। उसने सिगरेट की राख सीधा वैग डिफा के कपड़ों पर झड़ी और ठंडी आवाज में बोला, मैंने 7 मिलियन दिए सिर्फ एक लड़की के लिए। इसने मेरे आदमी की औरत छीनने की कोशिश की तो पिट गया। इतना बड़ा शरीर हो कि भी मेरे आदमी से हार गया। अब मैं तुझे क्या एक्सप्लेनेशन दूं? फिर उसने और तेज आवाज में कहा, मेरे आदमी यहां बेइज्जती सहे और तू मुझे ही सवाल करें। क्या तू सोचता है पान भा को तू दबा लेगा? उसकी अकड़ देखकर वैंग डिफा और जल गया। उसने तुरंत मैडम के बाल पकड़ लिए और पूछा, पैसे दिए थे या नहीं? मैडम डर के मारे बोली, हाँ, 2.5 मिलियन दिए थे। उसमें 5 लाख टीबी थी और पहला हाथ उस लड़के ने उठाया था। यह सुनकर वैगफा ने दांत बिछ लिए। तभी पान भा साइड हुआ और मुझे खींचकर वैगफा के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे ही मैं अकेला उस माफिया बॉस के सामने आया, मुझे लगा जैसे कोई खूनी जानवर मुझे घूर रहा हो। फिर भी पान भा ने उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और एक बहुत ही बदतमीजी भरा एरोगेंट जवाब दिया, सीधा सर झुका के, मेरे आदमियों से माफी मांग, वरना मैं तेरा यह पूरा कारोबार बंद करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर वहां सब लोग शॉक हो गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। सब उसको अजीब नजर से देख रहे थे। सिर्फ दूसरे ही नहीं, मैं खुद भी हैरान था। आज तक मेरी जिंदगी में कभी किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया था। जब भी मैं बाहर मारा जाता, चाहे गलती मेरी हो या ना हो, मुझे ही गलत समझा जाता था। मुझे याद है जब पहली बार मुझे शू और उसके लोगों ने मारा था। मैं टीचर के पास गया था शिकायत लेकर। तब टीचर ने मुझे ही उल्टा सुना दिया था, बहुत लोग नहीं पिटते, सिर्फ तुम ही क्यों पिटते हो? तुम में ही कुछ मसला होगा, अपने आप को ही देखो। वो बात मेरी जिंदगी में बस गई थी। उस दिन से मुझे लगने लगा था, अगर मुझे कोई मारता है तो गलती मेरी ही होती है। लेकिन आज पान भा मेरे लिए खड़ा था। वह मेरी पुरानी सोच को तोड़ रहा था, जो मैं अपने अंदर जिंदा रखे हुआ था। वो मुझे यह बता रहा था कि पिटना मेरी गलती नहीं है। वेंग डीफा यह सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गया। वो सीधा पान भा का कॉलर पकड़ने ही वाला था, अपनी पावर दिखाने के लिए। लेकिन तभी पान भा ने धीरे से हाथ उठाया। उसके हाथ में एक काला लेदर वॉलेट था। वो वॉलेट देखते ही वांग डिफा का चेहरा बदल गया। वो जल्दी से अपनी पॉकेट चेक करने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी इज्जत सबके सामने उतर गई थी, जैसे कोई उसके कपड़े उतार कर बीच भीड़ में ही खड़ा कर दिया हो। मैं बिल्कुल शांत था। वो वॉलेट असल में वांग डिफा का ही था। मुझे समझ नहीं आया पान भा ने कब उसकी जेब से निकाल लिया, लेकिन यह स्किल देखकर मैं सच में इंप्रेस हो गया। वो एक एक्सपीरियंस चोर जैसे लग रहा था। पान भा ने गुस्से में वो वॉलेट सीधा वाइंग डीफा के मुंह पर मार दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जिस माफिया बॉस को मैं स्कूल के जमाने से डर के साथ इमेजिन करता था, वो आदमी पान भा के सामने इतना हेल्पलेस लग रहा था। पान भा ने ठंडी आवाज में पूछा, ज्यादा हीरो बनने का शौक है क्या? वेंग डिफा अब क्लियरली डर गया था। उसने तुरंत टोन बदल दी, पान भा, हम दोनों अलग रास्ते के लोग हैं। आज बस गलतफहमी हो गई। पान भा ने बिना किसी हेजिटेशन के वो वॉलेट फिर से उसके मुंह पर मार दिया और दोबारा वही सवाल पूछा, सीधा बोल, लड़ना है क्या? वेंग डीफा का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने चारों तरफ देखा, जैसे सिचुएशन समझ रहा हो। फिर उसकी नजर मुझ पर आ रुकी। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। लेकिन फिर भी उसने दबाकर कहा, मैं ऐसा नहीं चाहता था। पान भा ने मेरी तरफ इशारा किया और गुस्से में बोला, यह लड़का मेरी टीम का है। मैंने किया क्या जो मेरे भाई लोगों को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी? मैं चाहता हूं उन सब से सिर झुकाकर माफी मांगे। कर सकता है या नहीं? अगर तू कर लेगा तो मैं आगे भी यहां आकर कचरा करूंगा, और अगर नहीं किया तो चाहे तू मुझसे दूर रहना चाहे, मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा। पान भा की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। मैं रोक भी नहीं पाया। मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने मेरे लिए ऐसा स्टैंड नहीं लिया था। सिर्फ मेरी माँ थी जो मेरे लिए मर चुकी थी। उसके बाद किसी ने मुझे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। गर्म आंसू को मैं छुपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रोक नहीं पाया। वेंग डिफा ने सिचुएशन देखकर थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोला, सॉरी छोटे भाई, आज मजा खराब हो गया। तुम्हारा सारा खर्चा मैं दूंगा, बस ये बात यहीं खत्म कर दो। मैं कुछ बोल नहीं पाया। इमोशंस इतने स्ट्रांग थे कि गला भर गया। तभी पान भाग गुस्से में आगे आ गया और सीधा छू के पेट पर एक जोर का लात मार दिया।
साले ये लड़का मेरा भाई है, मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ और तू इसकी लड़की छीन रहा था। तू सीधा मुझसे टकरा रहा है। मैं तुझे बता देता हूँ, मेरा नाम पान भा है। अगर मेरे भाई को हाथ लगाया ना तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। और हाँ, अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो जाकर अपने अंकल वेंगडिफा से पूछ ले। इतना बोलकर पान भा ने मुझे कंधे से पकड़ लिया और वहां से ले जाने लगा। तभी पीछे से लीन की आवाज आई, प्लीज मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हारी औरत हूं, मुझे यहां मत छोड़ो। उसकी आवाज डर और मजबूरी से भरी हुई थी। पूरा कॉरिडोर उसकी रिक्वेस्ट से गूंज उठा। मैं पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ भीख थी, डर था और हेल्पलेसनेस थी। मैं बिना किसी हेजिटेशन के उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले गया। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच का रिश्ता अभी अभी असली रूप में शुरू हुआ हो। जैसे ही हम नीचे सीढ़ियां उतरे, मुझे बीच से वेंग डिफा के गुस्से भरी और डरावनी आवाज सुनाई दी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान चीख रहा हो। उसकी आवाज मेरे दिल में सीधा चुभ रही थी। मुझे उसकी नफरत और खतरनाक नेचर साफ महसूस हो रही थी। अगर आज पान भासवा मेरी मदद नहीं करता तो मैं शायद वहीं मार दिया जाता। आखिरकार पान भा मुझे वहां से बाहर लेकर आ गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, ठंडी हवा लगी और मुझे एहसास हुआ कि मैं पसीने से पूरा भीग चुका हूं। ठंडी हवा लगते ही मैं कांप गया। वहां एक आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, छोटे तू बढ़िया है, इतना लंबा आदमी था फिर भी तूने उसे गिरा दिया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की थी। मैं अंदर से अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था, जैसे मुझे पहली बार एक्सेप्ट किया गया हो। मेरी मां के अलावा कभी किसी और ने मेरी तारीफ नहीं की थी। पान भा ने मेरे सिर पर हल्का सा हाथ थपथपाया और मुझे एक वैन गाड़ी में बिठा दिया। फिर हम वहां से निकल गए, उस चमकदार भीड़ भरी दुनिया से दूर। मुझे नहीं पता था वह मुझे कहाँ ले जा रहा था, लेकिन अब मैं उस पर भरोसा करने लगा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक गांव जैसे इलाके में रुकी। वहां उतरते ही मुझे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी। पानबा ने मुझे और उस लड़की को पकड़कर एक सेल्फ बिल्ट घर के अंदर ले गया। फिर वह हमें वहां ऊपर फ्लोर पर ले आया। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर फेंक दिया। मेरे सामने कुछ प्रोटेक्टिव गियर फेंके हुए बोला, पहन ले, आज मजा कर ले और कल से तू मेरे साथ काम करेगा। इतना कहकर पान भा ने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरे दिल का तूफान अचानक जम सा गया। सारी फीलिंग्स एकदम रुक सी गई। मैं लहरान को देख रहा था और वह मुझे देख रही थी। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस था और दोनों की आंखों में हेजिटेशन और डिस्टेंस साफ दिख रहा था। लहरान शायद डर रही थी, लेकिन मुझसे नहीं, बल्कि अपनी फ्यूचर लाइफ से डर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ उदासी, गुस्सा और डिस्गस्ट था। मुझे समझ आ गया, वो मुझे नहीं अपनी टूट चुकी जिंदगी से डर रही थी। यह सोचकर मुझे भी अजीब सी शर्म और हैवीनेस महसूस हुई। मैं चुप रहा और जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, जैसे उसे उसके अंदर के कन्फ्यूजन से बाहर निकालना चाहता हूं। मेरे टच से वो थोड़ी सी होश में आई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने जल्दी से अपना चेहरा मोड़ लिया ताकि मैं उसे रोते हुए ना देख सकूं। आंसू पोंछने के बाद उसने मेरा हाथ हल्का सा हटा दिया और विंडो के पास जाकर कर्टेन खींच दिया। वो रूम को हर तरफ से देख रही थी, जैसे हर चीज से अलर्ट हो। रूम का एटमॉस्फेयर और भी हैवी और अनकंफर्टेबल हो गया। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। ली यूरान मुझे देखकर और भी कोल्ड हो गई। उसने पूछा, हम स्कूल में साथ थे क्या? मैं नर्वस होकर नीचे देखते हुए बोला, हाँ, हम क्लासमेट्स थे। तुम मुझे याद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह याद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता था और तुम्हें प्रपोज भी किया था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर अपने बाल साइड करते हुए पूछा, तुम उस पाम भान को कैसे जाते हो? तुम्हारा उन लोगों से क्या रिलेशन है? क्या तुम भी उनके ग्रुप का पार्ट हो? उसके सवालों से मैं कंफ्यूज्ड हो गया। सच तो यह था कि मुझे खुद भी यह पता नहीं था कि मेरा और पान भा से क्या रिलेशन है। मैं चुप रहा। वह बेड पर गई और बोली, रिलैक्स हो जाओ, बैठ के बात करते हैं। मैं उसके पास बैठ गया और उसको एकदम फोकस करके देखने लगा, जैसे बेवकूफ हो। उसका साफ और ब्यूटीफुल फेस मेरे बिल्कुल सामने था और मेरा दिल फास्ट बीट करने लगा। वो मुझे देखकर बोली, तुम पागल हो क्या? मैं थोड़ा सा कांपते हुए बोला, नहीं, बस तुम इतनी ब्यूटीफुल हो ना, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूं। मैं बस ये फील करना चाहता हूं, मैं जिंदा हूं और मैं उस दुनिया में हूं जहां तुम हो। मैंने कभी किसी के लिए फाइट नहीं की थी। मैं हमेशा वही इंसान था जिसे लोग बुली करते थे। शो ही वो बंदा था जो बचपन से मुझे मारता और दबाते हुए आ रहा था। आज पहली बार सिर्फ उस लड़की की वजह से मैंने फाइट की। उसके लिए मैं पहली बार समझा कि लड़ना क्या होता है। मेरी बात को सुनकर लीन मुझे घूर कर देखने लगी।
उसके चेहरे पर दर्द और उदासी थी, लेकिन उसमें हल्का सा इमोशन भी था। वो अपने हंट काट कर बोली, तुम्हें क्यूरोसिटी नहीं है क्या? मैं यहाँ पान भा के पास काम क्यों करती हूँ? मैंने सीधा मना कर दिया, नहीं मुझे क्यूरोसिटी नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ। अगर तुम पान भा के पास नहीं होती तो शायद मैं जिंदगी भर तुमसे कभी नहीं मिलता। यह सुनकर वो सीरियस हो गई और बोली, मेरी माँ हमारे स्कूल की टीचर थी। तुम्हें याद है ना, स्कूल ने उन्हें फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजा था और जाने से पहले तो मेरे बाप का सारा पैसा लेकर चली गई और कभी वापस नहीं आई। वो बोलते बोलते और तेज हो गई। मेरे बाप भी टीचर था, उसने अपनी जिंदगी अपने प्रोफेशन में लगा दी थी, लेकिन माँ के जाने के बाद वह टूट गया। वह गैम्बलिंग में सब हार गया, लोन पे लोन लिया, और जब रिपे नहीं कर पाया तो मुझे लोगों को बेच दिया। मैं उन दोनों से नफरत करती हूँ। अगर वह दोनों सेल्फिश नहीं होते तो मैं अभी किसी कॉलेज का एडमिशन लेकर सोच रही होती। वो रो रही थी, लेकिन मैं उसकी बातों से ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाया। मुझे उसकी स्टोरी इतनी पेनफुल नहीं लगी, या शायद मैं अपने दर्द में इतना डूबा हुआ था कि मुझे उसका दर्द छोटा लग रहा था। मेरे कोल्ड रिएक्शन से वह और हर्ट हो गई। फिर भी रोते हुए उसने मुझसे कहा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम मुझे 4 साल के लिए सपोर्ट कर लो, मैं कॉलेज कंप्लीट कर लूंगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुम मुझे पसंद करते हो ना? बस 4 साल मुझे झेल लो और बस मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मैंने उसे देखा, वो अपने आप को रोककर घिन्न और नफरत को छुपाते हुए सब मुझे कह रही थी। मुझे पता था वह भी अपनी माँ की तरह ही है, इस दुनिया से अंदर ही अंदर नफरत करती है। ऐसे लोग जब सक्सेस पा लेते हैं तो सबसे पहले मुझे छोड़ देंगे। लेकिन मुझे फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं थी, मैं तो पहले ही एक बार मर चुका था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ आज का पल था, इसलिए मुझे पता होने के बावजूद कि वह शायद मुझे यूज कर रही है, मैंने फिर से उसे हाँ कर दी। मेरी हल्की सी हाँ सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने अचानक झुककर मेरे गाल पर किस कर दिया, वो किस जैसे मेरे अंदर एक गर्म निशान छोड़ गया हो। फिर वो बेड पर लेट गई, आंखों में फ्यूचर के सपने चमक रहे थे। उसने मुझे लाइट बंद करने को कहा। मैं चुपचाप उठा और जाकर लाइट ऑफ कर दी। अंधेरा होते ही मैं धीरे से वापस बेड पर चढ़ गया, जैसे रात का एक जानवर हूं। मैं उसे अपनी बाहों में खींचकर पकड़ लिया। उस वक्त मेरे अंदर का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो गया। आखिर में मैं उसे अपना बना चुका था। ईरान मेरी जिंदगी का पहला निशान बन गई थी। वो भी अब चुप थी, शायद उसने सब एक्सेप्ट कर लिया था। वो मेरे साथ रहने का फैसला कर चुकी थी। बाहर रात घिर चुकी थी, रूम में सिर्फ हल्की सांसों की आवाज वो मेरे सीने से लगी हुई थी। चुप शांत, जैसे अपने सारे दर्द को टेम्परेरीली भूल गई हो। मुझे नहीं पता था फ्यूचर क्या होगा, और ना ही मुझे परवाह थी। मुझे सच में यह पता नहीं था कि वो 4 साल मुझे लगातार देगी भी, मेरे साथ रहेगी भी या नहीं। लेकिन एक बात क्लियर थी, इस वक्त वो मेरी ही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।